बात इजराइल की करते हैं। इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया है और ये हमला करके तुर्की को वार्निंग दी है कि वो सीरिया से दूर रहे, वहां अपने हथियार तैनात करने की और अपने ट्रूप्स लैंड करने की, अपने बेसिस बनाने की कोशिश ना करे। बेंयामिन नेतन्याहू अब सिर्फ लेबनान और गाजा में ही फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं, वो सीरिया में भी आगे आकर एर्दोगान को बता रहे हैं कि भाई तुर्की तुम अपनी जगह रहो, यहां मत आओ। सीरिया का एक एक मिलिट्री अड्डा इजराइल का टारगेट बना। नेतन्याहू इस बात से गुस्सा है कि सीरिया ने अलेप्पो के करीब एक हवाई अड्डे को तुर्की के हवाले कर दिया है और ये बात इजराइल को बर्दाश्त नहीं। इजराइल का दावा है कि उसने इसे लेकर सीरिया को चेतावनी भी दी थी। इजराइल का इल्जाम है कि अलेप्पो के पास इदलिब प्रांत में बने अबू अल दुहूर बेस को तुर्की के हवाले कर दिया गया है। ये उसके लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए इसे मिटाने के लिए पहला कदम उठाया गया है। अभी इजराइल ने यहाँ 8 हमले किए हैं, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी और रनवे को टारगेट किया गया है। كنا نايمين بالليل حوالي الساعة 1:01 تقريبا، سمعنا صوت طيران بالليل، فهمت علي شلون؟ وما حسينا إلا صار ضرب غارات، وين أول شيء الغارات ما بنعرف. بعدين سمعنا بالمطار، كنا نايمين، كانوا الأولاد عندي نايمين وأنا كنت فايق. عندي الأولاد ارتعب أم العيلة، فهمت علي شلون؟ والجيران حوالي كلهم فاغم والله. सीरिया ने कहा कि ये एयर स्ट्राइक उसकी संप्रभुता पर हमला है, लेकिन इजराइल को इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्च 2026 के बाद ये सीरिया पर इजराइल की पहली एयर स्ट्राइक है। अमेरिका ने इजराइल के इस हमले को गैर जरूरी कदम बताया है। उत्तर पश्चिम सीरिया में ये मिलिट्री बेस तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ये वो इलाका है जहां तुर्की का लगातार दखल रहा है। अब इसको स्ट्रेटेजिकली देखें तो एक लीनियर फंक्शन है, तुर्की है, वहाँ है, सीरिया बीच में, फिर लेबनान है और इजराइल है। आकर यहाँ पर आप जरा समझाएं कि ये क्यों ऐसा कदम इजराइल ने उठाया और तुर्की की क्या मंशा है। ये हाँ जी यहीं पर है। ये देखिए बेसिकली क्या है कि ये सीरिया है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे अगर नहीं हाँ इसको नीचे ले लीजिए। हाँ, ये सीरिया है और ये तुर्की है जी। तो ये यहाँ पे डमास्कस है, ये देखना जरूरी है, ये कैपिटल है सीरिया की डमास्कस। अब जो अटैक हुआ है सीरिया के नॉर्थ वेस्ट पे हुआ है, यानी कि ऊपर की ओर, ये जो एयरबेस है। अब सीरिया के इधर इराक है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे तुर्की है। तुर्की है, ये तुर्की है। हाँ जी हाँ जी। तो तुर्की का बॉर्डर है सीरिया के पास। अब सबसे बड़ा सवाल जो इजराइल के सामने है कि तुर्की को यहाँ पे एयरबेस क्यों चाहिए। तुर्की का क्या मतलब है सीरिया के अंदर एयरबेस रखने का, वाई। एक मैं और बात बता दूं कि जो अहमद अल शरा है, हमने पहले डिस्कस भी करा था शो में, वो टर्किश इंटेलिजेंस का आदमी है जी। जो इसका प्रेसिडेंट है, वो अलकायदा का टेररिस्ट था, उसके ऊपर $10 मिलियन का उसके ऊपर इनाम रखा था स्टेट डिपार्टमेंट में। उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गया और जिस दिन वो बना यहाँ पे डमास्कस पे वो आ गया, जब यहाँ पे डमास्कस पे उसने बशार अल असद की सरकार को उखाड़ दिया, तो उसके 2-3 दिन के बाद टर्की का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का चीफ था वो यहाँ पे आया था, उससे मिला और ये बंदा कार चला रहा था, वो उसके बगल में बैठा था। तो ये टर्किश इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है और यहाँ पे टर्किश इंटेलिजेंस जो है वो चाहता है यहाँ पे अपना बेस बनाना। इजराइल कभी अलाउ नहीं करेगा। जब पिछली बार इन लोगों ने ये बोला था ना, आपको याद होगा कि हम टर्की को F-35 देंगे जी, तो इजराइल गॉट वेरी टिक्ड ऑफ। दे सेड कि ये क्या चक्कर है, दे वर चीज्ड ऑफ। दे सेड यू वांट दिस। पर इसका लार्जर गेम क्या है? इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल अपने आप को घिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ से हुती है, यहाँ पर हमास है, यहाँ पर ये देखिए हमास यहाँ पर है, यहाँ लेबनान है और लेबनान से हिजबुल्लाह है जी। अब यहाँ पर अगर तुर्की अपना बेस बनाता है तो उससे इजराइल को क्या खतरा है और तुर्की की क्या मंशा है, क्या गेम क्या खेल रहे हैं यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की का इसमें 2-3 चीजें हैं। तुर्की के दुश्मन कौन है? सबसे पहले जी, अगर यहाँ पे उसका एयरबेस है तो वहां से साइप्रस पास है जी, पहली बात। दूसरी चीज वहां से ग्रीस पास है, दूसरी बात। तीसरी चीज इजराइल के ऊपर सीधी नजर। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। पूरे मेडिटेरेनियन सी पे एक उनकी नजर रहेगी, क्योंकि सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं होंगे यहाँ पे रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट होंगे, यहाँ पे ड्रोन्स होंगे और टर्की के पास बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं। सो दे विल डू ऑल ऑफ दैट। पर ऐसा नहीं है कि तुर्की किसी तरह से यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह को या इसकी मदद करेगा, वो उसका रोल नहीं है, क्योंकि वो एनीवे ईरान को अपना दोस्त नहीं समझता, या फिर वहां पर भी कुछ समीकरण मुझे लगता नहीं है, वो नहीं है। आप कह रहे हैं उनका सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि वो साइप्रस के बहुत पास आ जाए। ग्रीस, साइप्रस
इजराइल। हाँ, क्योंकि तुर्की चाहे तो यहां से भी ग्रीस पर और इस्कंदरम से भी साइप्रस पर नजर बना सकता है जी। लेकिन यहां पर सीरिया में सत्ता को कंट्रोल करना और अल शरारा जो है इसकी मदद करने के लिए क्या सत्ता उन्हीं की है। हाँ, सत्ता उन्हीं की है। और जैसे बशार अल असद को पहले किसने कंट्रोल कर रखा था? ईरान ने और रशिया ने। हाँ जी। अब ये बात चली है हाँ, कि अब हम वहाँ सब मैजिक पेन नहीं है तो मैं इस मैप में आपको बताना, ये देखिए ये अल दुहुर है और ये इजराइल है। आप वही कह रहे हैं कि सत्ता इनके ऊपर ही है, तुर्की का ही कंट्रोल है सीरिया पर अभी फिलहाल। पर इसमें है ना, इनके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अहमद अल शरा का बयान आया था कि हम लोग इजराइल यानी कि सीरिया जो है वो इजराइल के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहता है। यू आर अवेयर, उसने बोला था साइन करना चाहता है। तो जब उसने ये बोला हम साइन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रैटल हुआ है मामला उससे बहुत ज्यादा। अच्छा। क्योंकि उसकी कोई लड़ाई नहीं है। अहमद अल शरा के अगर आप पुराने बयान देख लें, वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, हमारी लड़ाई इजराइल के साथ नहीं है। वी डोंट केयर। अच्छा, जब गोलान हाइट्स से इजराइल की पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड उतरी है और डमास्कस से 25-30 किलोमीटर दूर रही है, अहमद अल शरा ने कंकड़ तक नहीं फेंका। अहमद अल शरा, मुझे ऐसा लगता है अहमद अल शरा इजरायलीज के खिलाफ नहीं है। अगर उनके प्रो नहीं है तो उनके खिलाफ भी नहीं है। और वो कह रहा है कि मेरा प्रॉब्लम यहाँ हिजबुल्लाह, यानी कि फिर सीरिया ने एक पोजीशन एंटी शिया लिया यानी एंटी ईरान लिया हुआ है। जी, पोजीशन उनका एंटी ईरान है। अब यहाँ पर वो एयरबेस क्यों बना रहा है, क्यों उसने ये दाग दिया, अब इस बात से अमेरिका भी नाराज है। अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप अपनी अपनी जगह पर रहे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ये क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हो। ये एक्चुअली क्यों, मेरा आपसे प्रश्न यही था कि तुर्की भी अमेरिका से बात करता है, कहीं ना कहीं उसका क्वाज़ा एलाय है क्योंकि अमेरिका का बेस भी है तुर्की में। जी। इजराइल भी अमेरिका द्वारा ही प्रॉप्ड अप है जी। पर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं फिर? देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि तुर्की नेटो का मेंबर है। हाँ। अब इजराइल अगर एक नेटो मेंबर को अटैक करता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता है। हाँ। लेकिन अगर इजराइल सीरिया के अंदर उसको अटैक करता है तो दे कैन इजीली से कि भाई आपके ऊपर हमला नहीं हुआ है तो सीरिया के अंदर हमला हुआ है। हाँ। आप वहां पे है ही नहीं। आप क्यों हैं वहां पे? हाँ। हमें थ्रेट है। इजराइल हैज नॉट अटैक टर्की इनसाइड टर्की, इट हैज अटैक टर्किश बेस इनसाइड सीरिया। ये बात तो ये अलग अलग पेचीदा अलग अलग लेयर्स हैं। एक तरफ से ये अल शरा कहते हैं कि भाई हमें इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि सिर्फ लेबनान और गाजा में ही नहीं, आगे जाकर भी हम घुसेंगे। एक बड़े वॉर जोन की खबर आ रही है कि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह से जब्त किए हथियारों को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल का दावा है कि इसमें MG-34 मशीन गन भी है जो नाजी जर्मनी के दौर की है, यानी दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के हथियार भी बरामद हुए हैं। ये देखिए ये शॉट्स हैं और इसमें नाजी हुकूमत की छाप लगी हुई है। कुछ गन्स हैं जो आए हैं MG-34 जिसमें स्वस्तिका के निशान हैं और मिलिट्री एक्सपर्ट्स उसको देख करके इस MP-44 असॉल्ट राइफल भी है और ये भी दूसरे विश्व युद्ध के दौर की है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह को कई जरियों से हथियार मिले हैं, इसका सोर्स ये आ रहा है, और जिसमें मशीन गन से लेकर मोटार, रॉकेट्स, ड्रोन सब कुछ है। ये वो MP-44 गन है जो कि कहते हैं नाजी जर्मनी की राइफल है, क्योंकि इसमें स्वस्तिका का निशान भी देखा गया है। जी। तो इसको आप कैसे देखेंगे, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह को कौन कौन क्या क्या कब कब सप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है हो सकता है कि ये कुछ जिसको कहते हैं ना वेपन्स पड़े हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, कुछ होंगे वेपन्स। अब आप उसको अगर ग्रीस में डाल के और कागज में रैप करके और एक तरीके से सील कर दें तो फिर हथियार 30, 40, 50 साल तक रहते। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दे आर मेटल पार्ट्स। अगर आप प्रिजर्व करके रखेंगे तो ठीक ही रहेंगे, जहां जब तक आप पानी वानी में न डालें, ह्यूमिडिटी से ना उसको सीधे उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो ऐसा रह सकता है। पुराने हथियार हैं, लेगेसी वेपन्स हैं, यूज कर रहे हैं हिजबुल्लाह। इसका सिर्फ ये मतलब है, मैं जो निकालता हूं कि हिजबुल्लाह इज नॉट वेरी वेल आर्म्ड। अगर हिजबुल्लाह की यह मजबूरी है कि आज से 80 साल पुराने हथियार यूज कर रहा है, तब तो उनका बेड़ा ही गर्क है। जी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह को क्या, या ये जो हिटलरी कनेक्शन है, एक नाजी कनेक्शन है, एक आइडियोलॉजिकल लिंक ये है कि यहूदियों के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, तो क्या इसीलिए ये हथियार सप्लाई हुए हैं, या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई जगह कैशे ऑफ आर्म्स होंगे, जखीरे होंगे जो स्मगलर्स ने उठा लिए होंगे, जो कि ब्लैक मार्केट के थ्रू इनके पास आए हैं? देखिए, आपने जो बात बोली है ना, ये बहुत एक मल्टी लेयर्ड बात है जी। ये सिंपल बात नहीं है जो आपने बोली है। बेसिकली आनंद क्या है कि यहूदियों के खिलाफ नफरत ये रिलीजियस है इन नेचर। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जितने भी अरब देश हैं या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये इसलिए इजराइल से अब देखिए सीधी बात है, इजराइल ने जो भी किया गाजा में वो एक स्टोरी है। बांग्लादेश को क्या जरूरत है कहने की कि साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ नहीं होंगे, या पाकिस्तान का क्या लेना देना? कोई पाकिस्तानी गया है गजा या कोई बांग्लादेशी गया है? ये सारे के सारी जितनी भी चीजें हैं ना, दीज आर ऑल रिलीजियस दिस थिंग जिसको पुश करा गया एक नैरेटिव।